एक बहुत पुराना गाना है, भारत रत्न के नामों के ऐलान की ताजा किश्त के बाद बरबस ही याद आ गया। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चुनावी साल में भारत रत्न दिए जाने का नया रिकॉर्ड बना है। मोदी सरकार ने 17 दिन में 5 शख्सियतों को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया। शुक्रवार को खुद पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और महान वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया। अब आप लाख टाइमिंग पर सवाल उठा लीजिए, नियम का हवाला दे लीजिए, पर यह बात नकारी नहीं जा सकती कि जिन्हें सालों तक नजरअंदाज किया गया, उन रत्नों की चमक आज हर तरफ बिखरी हुई है। तो प्रश्नों के आज दो डायरेक्शन है, एक तो कन्वीनियंट पॉलिटिकल एंगल, दूसरा जो उतना ही अहम है जितना पहला, वो है इन नामों की अब तक अनदेखी। आज इसे एड्रेस करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं और प्रतीक सिंह जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रतीक भाई, सिंसियरली अगर हम टाइमिंग के एंगल को थोड़ा सा हटाकर भी देखें तो भी डिजर्विंग नेम तो है, हमें इसका स्वागत तो करना ही चाहिए। नरसिम्हा राव जी या फिर आप चौधरी चरण सिंह जी की बात कर लीजिए, एम स्वामीनाथन जी की बात कर लीजिए, तीनों को जो भारत रत्न मिला है इसका हम स्वागत करते हैं। मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी टाइमिंग को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। और आप 10 साल, आप सोचिए 10 साल का जब कार्यकाल खत्म होने को है, आपने पिछले 19 के बाद में आज तक भारत रत्न नहीं दिया। और चलिए जो 10 दिन पहले 2 लोगों के नाम जब दिए गए थे भारत रत्न के, कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, उस समय इन तीन नेताओं की याद नहीं आई, क्योंकि उस समय पे जो है वो जयंत चौधरी से डील फिक्स नहीं हुई थी, इसलिए उस समय पे चौधरी चरण सिंह जी याद नहीं है। अच्छा। अब आज कल डील फिक्स हो गई, इसलिए आज उनको चौधरी चरण सिंह जी याद आ गए। चाहे खैर दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बातें देना चाहिए। और बहरहाल इन तीनों, लेकिन सवाल प्रतीक भाई ये भी तो है ना कि अभी नहीं तो फिर कब? 10 सेकंड, हाँ मैं आगे आ रहा हूँ ना। बहरहाल इन सभी भारत रत्न के साथ में कम से कम बीजेपी ने ये तो स्वीकार किया कि 55 सालों में अच्छे काम भी हुए हैं, और 55 सालों के अच्छे काम की वजह से ही आप देखिए कि नरसिम्हा राव जी भी 5 साल सरकार चलाई थी और उनको भारत रत्न दिया गया। तो कम से कम चलिए यही स्वीकार किया कि कम से कम 5-5 सालों के अंदर अच्छे काम हुए, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए आप। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसे नरसिम्हा राव जी को इन्होंने अब याद किया, कांग्रेस ने तो उसी वक्त बुला दिया था 92 के समय। भाई जितने मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण के लिए जाने जाते हैं, उसका श्रेय नरसिम्हा राव जी को भी तो जाता है। बिल्कुल जाता है। हम हमेशा से कहते आए हैं, हमारे तो आप inc.in हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के देख लीजिए, वहां भी लिखा हुआ है कि आर्थिक जो सुधार हुए उसके लिए बराबर की जो जोड़ी थी इनकी, नरसिम्हा राव जी की और मनमोहन सिंह की, ये दोनों जिम्मेदार थे। प्रधानमंत्री जब भी कोई वित्त मंत्री कोई डिसीजन लेता है, चाहे अच्छा हो या खराब, प्रधानमंत्री की उसके अंदर हिस्सेदारी होती है। नहीं, लेकिन प्रतीक भाई 2 सेकंड। जैसे जहां पीएम की तस्वीरें लगाई जाती हों, वहां नरसिम्हा राव की तस्वीरें कांग्रेस द्वारा न लगाना या उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय नहीं आने दिया जाना, ये नहीं बताता कि आप अपनों से ही संघर्ष कर रहे थे। नरसिम्हा राव जी जीते जी और मरने तक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, ठीक है। तो कौन कहां आने देना चाहता है या नहीं आने देना चाहता है, ये तो हमने देख लिया कि राम मंदिर में आडवाणी जी को नहीं आने दिया, जिन्होंने पूरी रथ यात्रा चलाई। उनको भारत रत्न दे दिया गया, लेकिन बोल दिया कि घर में बंद रहना, राम मंदिर आ मत जाना। तो वो उस तरीके का कार्य तो हम करते नहीं है। बहरहाल मैं तो खुश हूं कि आपने इस तरीके के भारत रत्न दिए, तो आप खुशी जाहिर कर रहे हैं हम तो अपनी। ठीक है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। एंगल निकाला नरसिम्हा राव जी पर, मैं हूं आशीष भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या राम मंदिर की कड़ी में ही नरसिम्हा राव का चुनाव हुआ है या सचमुच बीजेपी मानती है कि नरसिम्हा राव भारत रत्न है? ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर उन्होंने अपनों का भी विरोध झेला और मुझे लगता है कि उस पॉइंट को क्या क्लिक किया गया। स्वप्निल जी, पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री रहे पूरे 5 साल तक, 91 से 96 में रहे, और उस दौरान उन्होंने जो आर्थिक उदारीकरण का दौर चालू किया, उसके बाद से लेकर के सभी सरकारें ने उसको और सेकेंड फेज ऑफ रिफॉर्म्स भी किए हैं। हमने वो लाइसेंस राज भी देखा है और आर्थिक उदारीकरण वाला दौर भी देखा है, और जो देश में ग्रोथ हुई है उसमें उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।
हाँ, नहीं तो वो नहीं, बीजेपी देखिए, वाला ही मॉडल था जो नरसिम्हा राव कैरी करते थे, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, शायद इसलिए आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे इकोनॉमिक हैं। रिफॉर्म्स जो चालू हुए हैं उसको वाजपेयी जी ने बहुत एक नई हाइट पर पहुंचाया, और आज देखिए जो देश में जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिस तरह से मोदी जी ने जो लिबरेशन किया है और जिस तरह से देश में उन्नति हो रही है, वो सबको हमको दिख रहा है। आज इंडिया की अगर हम बात करें तो जितनी भी वर्ल्ड एजेंसीज हैं वो भारत को नहीं तो बहुत सवाल, ब्राइट स्पॉट आशीष मान भाई, रही है। सवाल तो वहीं रह रहा है ना कि क्या नरसिम्हा राव का चयन इसलिए हुआ क्योंकि विवादित ढांचा विध्वंस मामले में जो उनका नहीं स्टैंड था वो आपके देखिए, काफी मुझे लगता करीबी है है। देखिए कि ये मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री रहा हो 5 साल तक, पूर्ण उसने अपना पूरा समय पूरा किया हो और देश में बहुत सारे फैसले लिए हों, तो किसी एक वजह से उसको भारत रत्न नहीं मिलता है या भारत रत्न नहीं दिया जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी है भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 2004 में जब उनकी मृत्यु हुई तो सारे देश ने देखा कि आपने उनको दिल्ली में अपने पार्टी मुख्यालय में नहीं लाने दिया। सारा देश देख रहा है ना। बेसिकली स्वप्निल जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो ये मानता है कि पूरी देश की राजनीति और पूरे देश में सर्वाधिक योगदान रहा, सर्वाधिक नहीं पूरा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो केवल एक परिवार का रहा है। मैं एक परिवार से इतर वो सोच नहीं पा रहे हैं। पॉइंट में यहाँ पर बस अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हम कुछ लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नागौर दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए। हम यहाँ पर डिबेट जारी रखेंगे। लेकिन जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं आशीष भाई, तो जहाँ से हम देख रहे हैं, मैं बीच बीच में ग्राफिक्स के टेक्स्ट भी चला रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि कर्पूरी ठाकुर, जिससे आपने बिहार को साथ लिया, लाल कृष्ण आडवाणी, आपने संगठन को मैसेज दे दिया कि कोई भी ऐसे ही नहीं बैठा रहता, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। नरसिम्हा राव चूंकि चाणक्य कहलाए, आपने साउथ भी देख लिया और राम मंदिर वाला भी जो घटनाक्रम मैंने जोड़ा, स्वामीनाथन के जरिए भी आप साउथ देख रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के जरिए आप किसान देख रहे हैं, जबकि अभी दिल्ली के बाहर किसान बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये पॉलिटिकल मूव था, क्योंकि नियम कहते हैं 1 साल में 3। नहीं देखिए स्वप्निल जी, मुझे आप बताइए, चाहे हम कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें, चाहे आडवाणी जी की बात करें, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करें, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, चाहे डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बात करें, हमको चर्चा उनके योगदान पर करनी चाहिए। हमको ये चर्चा करनी चाहिए कि क्या वो डिजर्विंग है या नहीं है। नहीं, पर इन नामों पे चर्चा तो 2019 कांग्रेस हमसे पूछ रही है 9 साल बाद याद है। अरे भाई, आपका 2004 से 14 कार्यकाल रहा, तब आपको याद नहीं रहा। बिहार के नेताओं को मैं सुन रहा था स्वप्निल जी, बिहार के नेता बोल रहे हैं कि हम मांग, अरे भाई आप लालू जी कह रहे हैं मांग कर रहे थे। अरे मांग कर रहे थे जब आप के यूपीए दौरान में आप मंत्री थे, उस समय आपने क्या किया? प्रतीक भाई, अब देखिए सवाल क्या है मेरा आपसे। MS स्वामीनाथन नो डाउट महान वैज्ञानिक है, भूख से मुक्ति के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है वो अजर है, वो अमर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सम्मान को सम्मान कैसे माने। अगर जिस व्यक्ति को आप सम्मानीय मानते हैं, भारत रत्न देना चाहते हैं और उसकी रिपोर्ट पर आप सालों तक बैठे रहे, पहले आप बैठे रहे, उसके बाद अभी NDA बैठी हुई है, तो बड़ा अजीब सा नहीं हो जाता कि आप लोग टीवी डिबेट्स में आएंगे भी और तर्क भी देंगे? प्रतीक भाई, मैं आपको बता दूं कि ये हमसे पूछ रहे थे कि आपने 10 साल क्यों नहीं दिया। अरे हमारे 10 साल से पहले तो अटल बिहारी जी की भी तो सरकार थी, तो अटल बिहारी जी की सरकार के समय पे दे देते। 5 साल तब तो नहीं दिया। अब दूसरा, मैं आपकी बात और ये कह रहे थे कि हमने लाइसेंस राज देखा। अरे इस देश में तो देखा था, अंग्रेजों की गुलामी भी देखी थी, और ये भी देखा था कि किस तरीके से जो इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, वो जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार चला रहे थे, अंग्रेजों की जो सेना है उसमें भर्ती करा रहे थे। देखा तो इस देश में वो भी है। अब आपकी बात पे आ जाता हूं मैं कि स्वामीनाथन जी ने ये बोला था, अपनी एक रिपोर्ट लेकर के आए थे किसानों की आय को बढ़ाने की, और यूपीए की सरकार ने लगातार, जो आज स्थिति है उतनी बुरी स्थिति नहीं थी किसानों की। हमने 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे उस समय पे भी किसानों के माफ किए थे। नरेंद्र मोदी जी 2012, 13, 14 के अंदर जब चुनाव प्रचार करने जाते थे तो बोलते थे C2+50 का काम करूंगा मैं, और सारी तकनीकें गिनाते थे, C2+50 दूंगा इनको। उसके बाद में आज हुआ क्या? उसके बाद 2019 के अंदर बोलते किसानों की आय दुगनी करूंगा। 2022 तक किसान की आय 27 रुपए रह गई है प्रतिदिन, और 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करता है। ये बोलते हैं हम 6,000 रुपए उनको किसान सम्मान निधि देते हैं, तो 6,000 सालाना, उसका मतलब होता है तकरीबन 16 रुपए प्रतिदिन। लेकिन उससे ज्यादा तो टैक्स ले लेते हैं ये डीजल में, पेट्रोल में, आटे में, लेकिन प्रतीक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामीनाथन भी एक ऐसा नाम है जिसको लेकर टाइमिंग पर सवाल इसलिए नहीं उठने चाहिए क्योंकि स्वामीनाथन भी उन नामों में से शुमार करते हैं जिनका नाम पहले ही आ सकता था। यूपीए के दौरान भी
एनडीए के दौरान। मैंने तो टाइमिंग पे सवाल उठाया ही नहीं। मैं तो नहीं, ये आपने कह कहा रहा ना हूं, कि अगर आप चलिए ठीक है। चौधरी चरण सिंह, मैंने तो वेलकम किया है। मैं कह रहा हूँ चौधरी चरण सिंह जी को अगर आप भारत रत्न दे रहे हैं, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, तो आप देखिए इनकी पूरी जिंदगी किसान के इर्द गिर्द थी। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता था, तो उन किसानों की सुध तो लीजिए। हाँ नहीं, मैं चौधरी चरण सिंह जी के भी नाम पर आऊंगा। मैंने पहले नरसिम्हा राव जी पर बात की, मैं अब स्वामीनाथन जी पर बात कर रहा हूं। मैं स्वामीनाथन जी पर ही बातचीत को जारी रखना चाहता हूं आशीष भाई, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, भूख से मुक्ति दिलाने वाले चेहरों में स्वामीनाथन जी को गिना जाता है। आज अगर आप उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं तो ये एक तरह से आपका उनके प्रति ट्रिब्यूट भी है, सम्मान भी है, श्रद्धांजलि भी है, लेकिन थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि हंगर इंडेक्स में हम 125 में से 111वें नंबर पर है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना आशीष भाई? स्वप्निल जी, इस पे पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है हंगर इंडेक्स पे लेकर के। मुझे आप बताइए कि लगभग इस कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल रहा है, 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में जो चरम गरीबी है लगभग समाप्त हो गई है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप देखिए, मतलब 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं और कांग्रेस बार बार उस पर सवालिया निशान खड़े करती है, भाई आप क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से दिया है। नहीं, लेकिन आशीष भाई, वो 80 करोड़ वाले में तो मेरा भी एक डाउट है जो बीजेपी क्लियर करके नहीं देती। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को क्लियर करें। आप 5 साल के लिए आपने 80 करोड़ लोगों के लिए राशन बढ़ाया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अगले साल 75 हो जाएंगे, उसके अगले साल 70 हो जाएंगे? नहीं, देखिए 2 चीजें हमें समझिए। देखिए, इसमें क्या है कि एक एंगल, हमको 2 एंगल लेने पड़ेंगे। एक एंगल तो ये कि जो 80 करोड़ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि गरीबी रेखा में से बाहर निकले हैं, गरीब हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। मुझे आप बताइए, अगर हम उनको एक फूड सिक्योरिटी दे रहे हैं तो क्या हम उनको आश्वस्त नहीं कर रहे हैं? क्या हम उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं? और दूसरा एंगल भी चर्चा करिए। देखिए स्वप्निल, दूसरा एंगल देखिए कि आप देखिए कि जो यूक्रेन रशियन वॉर चल रहा है, हमने कोविड के दौरान इसको प्रारंभ किया, इसी बीच में देखिए यूक्रेन रशियन वॉर हो गया। मतलब वीट की जो सप्लाई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन से और रशिया से आता है। अगर हम इनकी सप्लाई चेन लेकिन को इससे आपका कंट्रोल कर रहे कमिटमेंट कैसे हैं, पता चलता है? आपका कमिटमेंट तो ये पता चलता है ना कि हम 1 साल के लिए 80 करोड़ बढ़ा रहे हैं, फिर इनमें से 80 करोड़ में से हम 5 करोड़ को कम से कम 1 साल के भीतर निकाल लेंगे इस स्थिति से। देखिए स्वप्निल जी, आंकड़े तो वही है ना। आप मुझे बताइए, जो चरम गरीबी है देश में, वो क्या मानते हैं आप? चरम गरीबी कितनी है देश में, बताइए मुझे आप। नहीं, आप नहीं बताइए ना, आप मुझे बताइए, देश में अगर चरम गरीबी की बात करें, जो चरम गरीबी जो बहुत हुआ करती थी, वो आज कितनी है? वो लेस देन 2% है इंडिया में। ठीक है, ठीक है प्रतीक जी, मैं अब मैं आता हूं चौधरी चरण सिंह जी वाले एंगल पर। चौधरी चरण सिंह बहुत सी चीजों के लिए जाने जाते थे और कांग्रेस के साथ राजनीतिक रिश्तों के लिए भी जाने जाते थे। अब इसमें तो कोई दौरान नहीं है कि किसानों के वो इस देश के सबसे बड़े नेता जो हुए उनमें वो शुमार करते हैं। अगर उनका स्टैंड राइट था तो एक बार फिर मोरली मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को अपना अपर हैंड साबित करने के लिए बीजेपी की कमियां गिनानी चाहिए, जिस पर मैं आऊंगा बीजेपी से भी पूछने के लिए। मैं फिलहाल कांग्रेस के एंगल पर पूछ रहा हूं। को कमी थोड़ी गिना रहा हूं। मैंने कह रहा है कि कांग्रेस की 14 जब 10 साल की सरकार रही, 4 से लेकर 14 तक, हम थोड़ी उनका लैंड एक्वायर करने के लिए काले कानून लेकर के आए थे। आपने हमारे समय पे देखा क्या कि किसान इस तरीके से 1 साल तक दिल्ली की दहलीज पे बैठे रहे हो, 7.5 साल तक 750 किसानों की शहादत हो गई हो, और उसके बाद में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई है। और जब चुनाव आते हैं तो उसके बाद में वापस लिए जाते हैं कि हम समझा नहीं पाए, और वादा किया जाता है कि एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, और ये तभी का वादा नहीं था। कल आपने देखा नोएडा में किस तरीके से किसान दोबारा दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा, और आज मैंने किसानों को गुड़ बांटते भी देखा। उनके वापस बैरिकेड, गुड़ तो बांटेंगे ही, खुशी की बात है, मिठाइयां बांटने की बात है किसान कौम के लिए, लेकिन जो व्यक्ति किसानों के लिए जिया, किसानों के लिए मरा, उस व्यक्ति को भारत रत्न अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर उनको देनी है तो किसानों के लिए आपको एमएसपी का कानून बनाना चाहिए, जो वादा किया था। आज 30 किसान प्रतिदिन मर रहा है। आप बताइए, ये संसद के अंदर बोला गया कि भारत के किसानों के ऊपर 18 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ठीक है, जब आप अपने उद्योगपति मित्रों के 15 लाख करोड़ रुपए, मैं जवाब ले लेता हूं आशीष भाई। देखिए, फिर मैंने जैसा कि कहा कि स्वामीनाथन जी के साथ मुझे लगता है कि ये एक हाफ ट्रिब्यूट हो जाता है अगर आप स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू ना कर पाए। अब मैं चौधरी चरण सिंह जी पर भी आऊं तो बात किसान की है इनडायरेक्टली। अब
किसानों को हमने देखा दिल्ली में बैठे, हमने ये भी देखा कि लंबे वक्त तक उनसे बातचीत नहीं की गई, फिर हमने ये भी देखा कि वहाँ पर बिजली काट दी गई, फिर हमने ये भी देखा कि उस आंदोलन के दौरान कुछ किसान छोड़कर चले गए हमारा साथ, अब दोबारा किसान आकर वहाँ पर बैठे हैं। इन सभी, क्या ये सारी बातें आपकी श्रद्धांजलि को अधूरा नहीं साबित करती? स्वप्निल जी, जितने कार्य पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में उसने किए हैं किसानों के लिए, चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात करें, चाहे हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, चाहे सॉइल कार्ड की बात करें, पर आए दो चाहे एमएसपी का रिवाइज, आप एमएसपी कंपेयर कीजिए ना, देखिए ये जो आंकड़े हैं स्वप्निल जी, ये सबके पास अवेलेबल है। आप 2004 में, स्वामीनाथन जी कहते थे कि लागत से 1.5 गुना एमएसपी है, आज क्या एमएसपी है, वो आप कंपेयर कर लीजिए। स्वामीनाथन जी कहते थे लागत से 1.5 गुना, उस दिशा में तो हम गए नहीं। नहीं, देखिए हमने उसमें लैंड का जो कॉस्ट है उसका कंपोनेंट अगर आप छोड़ दें स्वप्निल जी, तो उसके कंपोनेंट छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने लागत का 1.5 गुना से ही दिया जा रहा है। हम केवल उसमें लैंड का जो कॉस्ट है उसका कंपोनेंट नहीं, वो जोड़ा नहीं जा सकता ना। अरे जोड़ा नहीं जा सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। अरे भैया प्रैक्टिकल नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार ने तो उस पर धूल भी नहीं हटाई। आप देखिए 4 से 14 तक उन्होंने क्या धूल हटाई क्या उस पर? जब आप दोगुनी की बात करते हैं, दोगुनी करने की बात करते हैं, तब भी तो आप ये जानते हैं ना कि इस तरह का एक कंपोनेंट होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं जानते हैं कि तब ये कंपोनेंट नहीं होता है। अरे एमएसपी कंपेयर कीजिए ना आप एमएसपी उठाइए कि भाई आज कपास की क्या एमएसपी है, गेहूं की क्या क्या एमएसपी है, बाजरे की एमएसपी क्या है, उड़द की क्या है, मूंग की क्या है, चने की क्या है, एमएसपी कंपेयर कीजिए ना। ये राजस्थान की सरकार है, स्वप्निल जी, जिसने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम 1 ग्राम बाजरा भी नहीं खरीद सकते। राजस्थान का किसान परेशान था, क्या कर रही थी आपकी सरकार? आपको उखाड़ के फेंक दिया ना। राजस्थान से एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश है, राजस्थान से एडजॉइनिंग हरियाणा है, दोनों जगह बाजरा खरीदा जाता है, आप नहीं खरीद पाए, आपकी विफलता थी। ठीक है, मैं देखिए विपक्ष के तौर पर प्रतीक भाई किसानों के मुद्दे आपको उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूं, आपको ऐसा नहीं लगता कि मरुधरा ने जो कांग्रेस को बाय बाय कहा उसमें किसान भी उसका एक पार्ट रहे होंगे? हमने वादा किया था किसान को कर्ज मुक्त करने का, और हमने लगभग 29 लाख किसान के 14,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए। ठीक है, पिछली बार इन्होंने कल विधानसभा के अंदर एक लेकर के आए कि 125 रुपए का बोनस देंगे। पिछली साल जो बजट आया था 150 रुपए एमएसपी बढ़ाया था अशोक गहलोत जी ने, और इस बार क्या किया, सिर्फ 125 रुपए बोनस बढ़ाया गया। बोनस का मतलब है वो कभी भी बंद हो सकता है, एमएसपी नहीं बढ़ाया, बोनस बढ़ाया है। तो क्यों किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? ये बोल रहे थे 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, उनको कर्ज मुक्त करने के लिए। एक बात बताइए प्रतीक भाई, फिर एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, आप ये कहना चाहते हैं कि ये स्वागत योग्य कदम है? पूरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ प्रतीक भाई, मुझे लगता है दर्शक भी समझ चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि ये जो टोटल 5 नाम हो गए, पहले 2 और आज घोषित किए गए 3 नाम, ये प्योरली सिंबॉलिक है? आप वेलकम कर रहे हैं, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये प्योरली सिंबॉलिक है? मैं तो ये मानूंगा कि भारत रत्न दिया, उनके प्रति सम्मान जताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी को असली श्रद्धांजलि तब होगी जब इस देश के किसान की आय दुगनी होगी, लागत तिगुनी नहीं। आज 27 रुपए प्रतिदिन कमाई रह गई है, कमाई 27 रुपए प्रतिदिन। सोचिए आप, क्या होता है 27 रुपए प्रतिदिन में? एक समय का खाना नहीं आता एक व्यक्ति का, वो परिवार की जो इनकम है वो 27 रुपए रह गई है। तो सही ट्रिब्यूट तो उनको चौधरी चरण सिंह जी को तभी होगा जब किसानों का भला होगा, किसानों के आ गई आपका पॉइंट आ गया। जैसा कि मैंने शुरुआत से कहा आशीष भाई, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि नो डाउट, मैंने शुरुआत में ओपनिंग में भी कहा, आपने भी सुना होगा कि टाइमिंग वाला एंगल पर मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि ये नाम जब भी घोषित होते हैं इनका स्वागत होना चाहिए था, और उसके लिए हम आपको थैंक्स भी कहते हैं। किसान भी कह रहे हैं, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने भी कहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसान अपनी मांगों को लेकर वहां पर डटे हुए हैं, है ना। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ सिंबॉलिक न रहे। इसे आप कैसे इंश्योर करेंगे? क्योंकि कुछ चीजें जो कि इस टर्म में इंश्योर होनी थी वो आप पूरी नहीं कर पाए। जैसे किसानों की आय दोगुनी होनी थी 2022 तक, 2024 में चुनाव है और आपके खुद के श्वेत पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, अब थोड़े समय में ही मोदी जी का तीसरा कार्यकाल प्रारंभ होने वाला है। हाँ, और उसके अंदर भी आप देखिए जो कार्य हमने किसान कल्याण के लिए, कृषि कल्याण के लिए हमने किए, उसी के मैनेजमेंट के लिए 5 नाम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए कि मतलब चाहे हम
अभी राजस्थान की अगर हम बात करें, जिस तरह से राजस्थान में वाटर क्राइसिस है और जिस तरह से सरकार ने 5 साल तक ईआरसीपी को लटकाए रखा और जिस तरह से सरकार ने बनते से ही इसको इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत लिया और जिस तरह से 2,80,000 से ज्यादा का क्षेत्र इसमें हेक्टेयर का क्षेत्र सिंचित होगा, जिस तरह से पीने का पानी मिलेगा। मेरा पॉइंट मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि आपके खुद के श्वेत पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि हमारा जो 2022 तक आय दोगुनी करने का वादा था उसमें हम कहां तक पहुंचे। नहीं, आय तो बड़ी है ना, आय तो बड़ी है। अभी आप कंपेयर कीजिए ना, जो एमएसपी खरीद रहे हैं अभी, अगर हम दो चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, यहाँ पे कि हम कितना खरीद रहे हैं और कितने मूल्य में खरीद रहे हैं, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। हम क्वांटिटी भी ज्यादा खरीद रहे हैं और उनको जो रिम्बर्समेंट हो रहा है एमएसपी का वो भी ज्यादा हो रहा है। भाई आपकी सरकारें तो नहीं कर पा रही थी, 55 साल आपने राज किया, किसान इतना बदहाल क्यों है, उसके लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। देखिए, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि ये 5 नाम सामने आए और इन 5 नामों के सामने आने के बाद कुछ हकीकतें और कुछ फैक्ट्स भी सामने आए हैं जिन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी था। ठीक है, पॉलिटिकल एंगल होगा, लेकिन वो तमाम मुद्दे इन 5 नामों के सामने आने के बाद एड्रेस हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।